स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। आज की वीडियो में हम चैप्टर द्विघात समीकरण से बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए, आज का हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण के मानक रूप को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समीकरण का मतलब मैं पहले ही पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। यहाँ हम जानेंगे इसको द्विघात क्यों कहते हैं। द्विघात इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो चर की घात है, इसमें ये चर है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इसमें x चर है और a, b और c ये तीनों जो हैं वास्तविक संख्या हैं, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x का जो घात 2 है ये पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। फिर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा क्योंकि यहाँ x की घात 1 है। x की घात 2 होने की वजह से इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपने जान लिया द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टाइप का होता है, जहाँ a यानी कि x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ a, b, c किसी ना किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और x चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका कोई समीकरण उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कि 5x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। 5x², यहाँ ax², 3x bx प्लस c माइनस 9। तो यहाँ a, b, c संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि 5, 3, 9, और x जो है वो चर है। चर की अधिकतम घात 2 होने के कारण इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और ये द्विघात समीकरण के मानक रूप के प्रकार का है। कुछ ऐसे भी समीकरण होते हैं जो मानक रूप की तरह नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो द्विघात होते हैं, जैसे कि 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि x की पावर 1 वाला जो पद है, यानी ये वाला पद यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ ax² और प्लस c कह सकते हैं, माइनस c टाइप का है ये, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, या द्विघात समीकरण इस प्रकार का भी हो सकता है और द्विघात समीकरण इस प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन कभी भी द्विघात समीकरण इस प्रकार का नहीं हो सकता है। ऐसा अगर लिखते हैं तो ये द्विघात समीकरण की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ x का जो इसमें जो चर है उसकी घात 1 है, और जैसे ही चर की घात 1 होती है तो वह रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण में क्या अंतर है। जैसे द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है और रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो यहाँ हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप जान लिया। अब इस समीकरण को हल करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई समीकरण लिया x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण को हमने हल किया और इस समीकरण के मान लीजिए 2 हल हमने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ये 2 इसके हल हैं। तो यहाँ हल नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं मूल। यहाँ हम समीकरण को या समीकरण के x के वैल्यू जो फाइंड आउट होते हैं उनको हल ना कह के उन सभी को मूल कहा जाता है। और चूँकि इसमें चर की घात 2 है, इसलिए इसके 2 हल, मैक्सिमम 2 हल निकलते हैं, या 2 ही हल कह सकते हैं कि 2 ही हल निकलते हैं, इसके 1 हल नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो दोनों हल एक जैसे हों, तो हल समान हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन 2 हल निकलेंगे इसके, और इन दोनों हलों को मूल कहा जाता है। ये हम बेसिक चीज़ें आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहे हैं ताकि पेपर में पूछे जाने वाले जो प्रश्नों के प्रकार हैं आप उनको हल करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हम इनकी बेसिक चीज़ों को, जो बेसिक इनके शब्द हैं या फिर जो हल करने की विधियां हैं, हम उनको पहले जान ले रहे हैं। तो आपने ये जाना कि द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो इनके जो हल निकलेंगे, यानी x के जो मान आएंगे उनको हल ना कह के मूल कहेंगे, ठीक है। और इन मूलों को क्रमशः अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है, या इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फ़ा या अल्फ़ा भी कह सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा।
तो मूलों को अल्फ़ा और बीटा कहा जाता है। तो इस तरह से आप मूल को समझ गए, मूल कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ गए, मतलब मूल कितने होते हैं और मूलों को किस ग्रीक अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है आप ये भी समझ गए। अब हम समझते हैं किसी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियाँ बताई गई हैं। सबसे पहला जो विधि होता है वो गुणनखंड विधि होता है, और दूसरा जो विधि होता है श्रीधाराचार्य विधि या फिर द्विघाती सूत्र विधि। इसको दो नामों से हम जान सकते हैं, श्रीधाराचार्य, क्योंकि श्रीधाराचार्य ने ही इसको हल करने का मेथड या तरीका दिया, इसलिए श्रीधाराचार्य विधि या श्रीधाराचार्य के सूत्र से हम कह सकते हैं हल करना। और दूसरा या हम ऐसा भी कह सकते हैं द्विघाती सूत्र विधि, क्योंकि इसको दो गणितज्ञों ने इसके सूत्र को दिया हुआ है, एक श्रीधाराचार्य जो कि एक भारतीय थे और एक उमर खयाम। तो उमर खयाम ने भी इस विधि को दिया हुआ है और श्रीधाराचार्य ने भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसकी दो विधियां होती हैं हल करने की, और एक एक करके हम दोनों ही विधियों को इस समीकरण द्वारा समझेंगे। ये जो द्विघात समीकरण हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी और इस समीकरण को श्रीधाराचार्य के सूत्र से या फिर द्विघाती सूत्र से, दोनों ही तरह से हम हल करेंगे। अगर हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं, x² - 3x - 10 = 0, इसमें हम क्या करते हैं, जो मध्य पद होता है यानी x वाला जो पद होता है, x² को छोड़ देते हैं, c वाले पद को छोड़ देते हैं, ax² वाले को और c वाले को छोड़ देते हैं, मध्य पद को ले लेते हैं। मध्य पद को ले लेते हैं और उसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो मध्य पद को दो किस तरह के भागों में तोड़ते हैं, करते क्या हैं कि x² का जो गुणांक है, यहाँ अभी एक इसका गुणांक मान लेंगे, कोई गुणांक नहीं है तो इसका गुणा हम c से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ रख लीजिए 10, 1 से 10 का गुणा करेंगे 10 होगा, यहाँ ऋण भी लिख लीजिए, इसमें चिन्हों का भी ध्यान रखना होता है। और मध्य पद को हम इस प्रकार से दो भागों में तोड़ते हैं कि उनको जोड़ें तो फिर ये वापस इतना ही आ जाए, मतलब 3x है तो 3 ही x रहे। लेकिन अगर इन दोनों का गुणा कर दें, जैसे मान लीजिए a और b में हमने तोड़ा, तो a और b का गुणा कर दें तो फिर 10 आ जाए। तो ऐसा हम कौन सा दो अंक लेंगे जिसमें इन दोनों को जोड़ें तो ऋण 3 आए और गुणा करें तो ऋण 10 आए। तो देखिए इसके लिए एक आसान सा तरीका है, जो ये लास्ट वाला है, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है हम उसको ले लेते हैं और उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5, और इस गुणनखंड में ही इसका जो दो भाग होगा वो आपको दिख जाएगा। 5 से अगर 2 को घटा लेते हैं तो 3 आएगा, और 5 से 2 को गुणा कर लेते हैं तब तो 10 आना ही आना है। यानी एक भाग इसका 5 होगा और एक भाग इसका 2 होगा। लेकिन बात केवल उसी से नहीं बनेगा, आपने ढूंढ तो लिया वो दोनों अंक, लेकिन उन दोनों अंकों में माइनस को भी एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे उसको हम देखेंगे। या x², अब 5 में से यदि यहाँ लिख लेते हैं, 5 में से यदि 2 घटाते हैं तो 3 आएगा प्लस में। लेकिन यदि उसका उल्टा कर देते हैं आप, 2 में से 5 घटा लेते हैं तो कितना आएगा, ऋण 3 आएगा। तो हम ये वाला फैक्टर रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं धन 2 और ऋण कितना 5। अब इनके दोनों के साथ ही हम x लगा लेंगे ताकि x बरकरार रहे। -10 है तो -10 ही लिखेंगे, 0 है तो 0। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 10 दूनी 20 हो जाता। अब ऐसा नहीं है कि अगले स्टेप में यहाँ 20 लिखेंगे, 10 है तो 10 ही लिखेंगे। ये गुणा सिर्फ हमने इसके लिए किया क्योंकि हम इसको तोड़ सकें, बस इतना के लिए हमने गुणा किया था। उसको जितना है उतना ही लिखेंगे, गुणा करके जो आता है वो नहीं लिखेंगे। अब आगे देखिए, ये अब 4 पदों में बदल गया, क्योंकि पहले इसमें कितने पद थे, इसको इरेज कर लेते हैं। पहले 3 पद थे, 1, 2 और 3 बाएं पक्ष में। अभी हो गए 1, 2, 3 और 4 पद। गुणनखंड के नियम से आप दो पदों को एक साथ ले लेंगे। इन दोनों में से आप x को कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ही x हैं, और यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। मिनिमम टाइम लेते हैं, मतलब कम से कम बार जो संख्या रहता है या जो अक्षर रहता है या चर रहता है उनको ले लेते हैं। तो x 1 बार यहाँ मिल जाएगा। x के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं जो दोनों में हो, एक को छोड़ करके, एक तो सभी जगह होता है। यहाँ आपका 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ 2 होगा। अब यहाँ भी आप कॉमन लेंगे। अब इसमें कॉमन लेते वक्त ध्यान रखते हैं, जो पहला पद है, पहले पद में जो यहाँ चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ कॉमन में भी रखते हैं। तो यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, और दोनों में ही 5 है, यहाँ 5 और 5 दूनी 10, यहाँ भी 5 है।
तो दोनों में से 5 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा x। और जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पद और ये पद दोनों ही पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ इस पद के पहले माइनस था, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। इस पद के पहले भी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा 2, 5 दूनी 10 बराबर 0। इसको भी इरेज कर लेते हैं। आगे अब ये बन जाता है 2 पदों में, एक पद आपका ये है और एक पद ये है। यहाँ x गुणे x धन 2 है और यहाँ 5 गुणे x धन 2 है, दोनों ही पदों में x धन 2 है, तो x धन 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ इस पद में बचेगा फिर आपका x और इस पद में बचेगा आपका 5 ऋण के साथ, तो ऋण 5 आप यहाँ लिख देंगे, बराबर कितना लिख देंगे 0। अब आपका एक पद प्राप्त हुआ, इन पदों के बीच में गुणा है और गुणा होता है तो एक ही पद माना जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4 धन x, तो ये 2 पद है, लेकिन अगर आपने लिख दिया 4 गुणा x तो ये एक ही पद है, 4x भी इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी x धन 2 और x ऋण 5 गुणे में है, इसलिए ये एक पद होंगे। अब देखिए अगर आप इसको ट्रांसपोज इधर करते हैं तो ये गुणा में होगा, गुणा में है, और इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये बटा में होगा। 0 बटा आप कुछ भी लिखें उसका वैल्यू 0 होगा, तो आप लिख सकते हैं अथवा x धन 2 बराबर कितना 0, क्योंकि हमने इसको इधर पक्षांतर कर लिया हुआ है। तो x धन 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब आप पक्षांतर करेंगे तो 0 बटा हो जाएगा आपका x ऋण 5 और इस पूरे का वैल्यू होगा 0, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा हुआ है। अब आगे आप क्या कीजिए, 2 को भी पक्षांतर कर लीजिए, 0 ऋण 2, 0 का तो मतलब कुछ होता नहीं है, तो x का वैल्यू हो जाएगा ऋण 2। ये पहला मूल प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 का। दूसरा हल भी निकालेंगे, कैसे? यहाँ लिखेंगे अथवा, अथवा का ये चिन्ह है। आपने यहाँ इस स्टेप में इसको रख लिया था, इसको पक्षांतर कर लिया था। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरा हल निकालने के लिए इसको रख लेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो अब यहाँ हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 0, क्योंकि ये भी जाएगा इधर बटा में लगेगा 0 होगा। आगे आप 5 को उधर पक्षांतर कीजिए, 0 पहले से है, 5 इधर जाएगा तो धन में होगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 और 0 5 ही रह जाएगा। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण के मूल ऋण 2 व 5 होंगे, यानी अल्फा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर 5। तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि। अब हम द्विघाती सूत्र विधि जानेंगे। तो द्विघाती सूत्र विधि के लिए हमें सूत्र जानना होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का हो, मतलब कोई द्विघात समीकरण इस तरह का है, तो इसका जो हल होगा या इसका जो मूल होगा, x का मान होगा, वो लिखा जाएगा ऋण b धन ऋण करणी में b पर 2 घात ऋण 4ac और पूरे का बटा 2a। ये है सूत्र, इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र कहते हैं इसको। तो द्विघाती सूत्र आपने जान लिया कि x का जो मान है या x का जो मूल है वो इस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। इस सूत्र में अगर हम a b c के मान देख रहे हैं, इसमें केवल a b c का यूज हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर इस सूत्र में आप a b c के मान पुट कर लेते हैं यहाँ से, तो x के दोनों ही मान स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो करके देख लेते हैं। समीकरण हमारा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण से कर लेंगे, करेंगे तो देखिए मानक समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो a इज इक्वल टू हम लिख देंगे 1, मतलब a बराबर 1, और bx है यहाँ और यहाँ है माइनस 3x, तो हम लिख लेंगे b बराबर ऋण 3। ठीक है, आगे यहाँ c है और यहाँ माइनस 10 है, तो लिख देंगे c बराबर माइनस 10 या ऋण 10। अब लिखेंगे द्विघाती
सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी होता है, तो माइनस लिख देंगे। और b का जो मान है वो -3 है, मतलब एक माइनस सूत्र में है और b के मान में भी माइनस है, तो दोनों माइनस को यहाँ दिखाना पड़ेगा। आगे सूत्र में धन ऋण दोनों का चिन्ह है, दोनों चिन्ह रख लेंगे। b का 2 घात है तो ऋण 3 का 2 घात कर देंगे, क्योंकि b का मान ऋण 3 हमने लिया यहाँ। माइनस तो -4 है, यहाँ सूत्र में 4 लिख देंगे। a का वैल्यू 1 है, a का मान 1 है, और गुणे c का मान ऋण 10 है, तो ऋण 10 ले लेंगे और पूरे का बटा लिख देंगे 2 गुणे a का मान 1 है। आगे इसको हल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस। इसको हल करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस में 9 होगा। इसको हल करेंगे ऋण 4 है और यहाँ ऋण 10 है, तो या फिर पहले गुणा कर लेंगे और फिर ऋण से ऋण का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 दहिया 40, ऋण यहाँ है, 1 से गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा 40, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 और बटा हो जाएगा 2 से 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं इसको, 3 धन ऋण 49, क्यों 9 धन 40, 9 में 40 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ 2। आगे हल कर लेंगे, 49 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 7 निकलेगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा, तो यहाँ 7 लिख देंगे और बटा लिख देंगे 2। अब आपको सिर्फ करना क्या है, x के 2 मूल प्राप्त हुए, इनमें से एक मूल को लेने के लिए निकालने के लिए धन चिन्ह ले लेंगे और एक मूल को निकालने के लिए ऋण चिन्ह ले लेंगे। यदि धनात्मक चिन्ह लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं ताकि हम लिख पाएँ। लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 धन 7 बटा 2 होगा। 7 और 3 10 होता है, बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो x का एक मान प्राप्त हुआ कितना 5। लिखेंगे तथा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब भी लिख सकते हैं यहाँ, तो x बराबर हो जाएगा 3 ऋण 7, 3 ऋण 7 और बटा 2। 3 से 7 घटेगा तो ऋण 4 होगा और बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ भाग देंगे 2 दूनी 4, ऋण 2 होगा, यानी x का मान हो जाएगा ऋण 2। तो इस तरह से समीकरण के 2 मूल फिर से प्राप्त हुए, x बराबर 5 और x बराबर ऋण 2। तो अभी हमने अब तक जाना ये कि गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र विधि से किस तरह से किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब हम चलते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तरफ। अब आप उस एबल हो गए कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आप आंसर कर सकें। तो अब हम जानेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, विविधकर तथा मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करना, द्विघात समीकरण को हल करना और इबारती प्रश्न। ये 3 तरह के प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों को एक एक करके हम आपको समझाएंगे। तो आइए, सबसे पहला जो टाइप है विविधकर तथा मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करना, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो इसमें शब्द यूज हुआ है विविधकर, ये क्या है इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था किसी समीकरण को, द्विघात समीकरण को यदि हल करें सूत्र विधि से, और यदि वो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 के बराबर न हो, अगर कोई द्विघात समीकरण ऐसा है तो उसका सूत्र होता है, उसके x का मान निकालने के लिए सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac और /2a, ऐसा होता है। अब इस पूरे हल का एक पार्ट ऐसा है जो कि b² - 4ac है। ये यदि पूर्ण वर्ग है तब हल कुछ और होगा। पूर्ण वर्ग है तो इसमें हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, पूर्ण वर्ग निकलेगा, एक कोई पूर्ण संख्या निकल जाएगा, मिल जाएगा इससे, जिसकी वजह से हमें कोई भिन्न संख्या मिल जाएगा या कोई पूर्णांक मिल जाएगा अगर डिविजिबल है तो। यदि इनका जो हल है वो कोई ऋणात्मक संख्या है, तब ये जो करणी है, जैसे मान लीजिए कि b² का मान मान लीजिए उस समय हमने हल किया 49 -49 होता, तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते। इसका वर्गमूल अगर निकालते भी तो कुछ और ही होता। और इस तरह की संख्याओं को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये काल्पनिक संख्याओं की श्रेणी में आता है, वास्तविक में नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का आशय ये है कि इस पूरे हल में b² - 4ac पर पूरा हल टिका होता है कि x का जो वैल्यू है वो वास्तविक आएगा या काल्पनिक आएगा।
इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविधकर कहते हैं, और यहाँ हम उसको d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब ये समझ लीजिए भेदभाव कर देता है। यहाँ हमने जो भी संख्या लिया सब वास्तविक संख्या लिया, हल में भी वास्तविक आना चाहिए, लेकिन केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वजह से हल वास्तविक ना होकर के अवास्तविक या काल्पनिक हो सकता है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही पूरा का पूरा मामला टिका हुआ है, और इसीलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविधकर कहते हैं। तो विविधकर समझ गए, विविधकर क्या होता है। अब हम किसी समीकरण को लेते हैं और एक विविधकर ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक द्विघात समीकरण लिया और हमें ये पता करना है कि बिना हल किए इस समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति क्या है। उससे पहले हम विविधकर ज्ञात करेंगे, मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने से पहले विविधकर ज्ञात करेंगे। तो विविधकर कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर, यहाँ लिख लेंगे उसको, और फिर मानक समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a 9 के बराबर होगा, b ऋण 6 के बराबर होगा और c होगा 1 के बराबर। x² का गुणांक 9 है, मानक समीकरण में x² का गुणांक a है, तो a 9 के बराबर होगा, b ऋण 6 के बराबर होगा और c 1 के बराबर होगा। अब इसको विविधकर के लिए विविधकर वाले सूत्र में रख देंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर है, b का वैल्यू -6 है, तो -6 पे 2 घात हो जाएगा, -4a, a का वैल्यू है 9 या 9 और गुणे c का वैल्यू है 1, 6 6 के 36 होगा, 9 चौको कितना होगा 36, बीच में ऋण है, 36 से कम 36 होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 36, 36 से 36 घटा कैंसिल हो गया, 0 आ गया वैल्यू, तो d का मान जो है 0 आ गया। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण या अभिष्ट द्विघात समीकरण का विविधकर कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमने अभी जाना विविधकर निकालना। अब हम मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करना जानेंगे विविधकर के आधार पर। तो देखिए मूलों की प्रवृत्ति विविधकर के आधार पे यहाँ लिख देंगे मूलों की प्रवृत्ति लिखेंगे। इसके 3 कंडीशन होते हैं। d जो है अगर 0 से बड़ा है, पहला कंडीशन होगा। दूसरा d हो सकता है 0 के बराबर हो, जैसा कि यहाँ आया d 0 के बराबर हो गया। और तीसरा d 0 से छोटा हो, यानी कोई ऋण संख्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने b को d का मान निकाला होता और -3 आ जाता, -5 आ जाता, मतलब ऋणात्मक संख्या, 0 से छोटी ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं, वो आ जाता। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, यानी d की 3 संभावनाएँ हो सकती हैं d के वैल्यू की। d या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। तो यदि 0 से बराबर होता है तो वो धनात्मक होगा, और इसलिए कहेंगे कि यदि d 0 से बड़ा है तो मूल, किसके मूल, द्विघात समीकरण के। तो द्विघात समीकरण के मूल, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल लिखेंगे, 2 मूल या दोनों मूल वास्तविक होंगे, और साथ ही साथ लिखेंगे असमान भी होंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यदि d 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। असमान भी होंगे यानी अलग अलग 2 मान प्राप्त होंगे, और वास्तविक भी होंगे, यही प्रवृत्ति है। और यदि d का मान 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे व वास्तविक होंगे, और यदि d 0 से छोटा है तो दोनों मूल असमान यानी बराबर नहीं होंगे तथा अवास्तविक होंगे। तो यहाँ हमने 3 कंडीशन जान लिया कि यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होंगे, और मूल दोनों के दोनों मूल असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे और वास्तविक भी होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे और भी वास्तविक भी होंगे, यानी दोनों मूल बराबर ही प्राप्त होंगे, यानी एक ही मूल प्राप्त होगा, या कहने का मतलब दोनों ही मूल
इक्वल होंगे। जैसे कोई वैल्यू 4 निकल गया अगर किसी का x का वैल्यू, तो हम दूसरा मान भी अगर निकालेंगे तो वो 4 ही होगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि मूल समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक आता है d का मान, तो हम कहेंगे कि दो मूल तो प्राप्त होंगे लेकिन दोनों असमान और अवास्तविक होंगे। तो ये 3 कंडीशन लेकर के हम मूलों की प्रवृत्ति पता कर सकते हैं। अब यहाँ हमने इस द्विघात समीकरण को लिया और d का मान 0 प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 इसलिए अभीष्ट समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक होंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक और हम द्विघात समीकरण ले लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर अगर ऋणात्मक है तो हम उसको क्या कहेंगे इन तीनों शर्तों के आधार पर। वैसे तो मैंने बता दिया ऋणात्मक होगा तो मूल असमान होंगे लेकिन अवास्तविक भी होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लेके हल कर लेते हैं फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण है 2x² यानी 2x² - 4x + 3 = 0, 2x पर 2 घात ऋण 4x धन 3 बराबर 0, ये एक समीकरण है। इसका हम मूलों का प्रवृत्ति जानना चाहते हैं कि इसके मूल कैसे हैं, तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर, ये इस द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा ऋण 4 तथा c बराबर हो जाएगा 3। ये 3 c का मान है, ये ऋण 4 b का मान है और ये 2 a का मान है। अब लिखेंगे d बराबर b पर 2 घात ऋण 4ac, तो b का मान ऋण 4 है, ऋण 4 पे 2 घात लिख देंगे, ऋण 4 a का मान 2 है गुणे c का मान 3 है, 4 चौको 16 हो जाएगा और ऋण है चूँकि 2 बार 4 से गुणा होगा तो धन में हो जाएगा। ये ऋण 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 होगा और इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा ऋण 8 और ये क्या है ऋणात्मक संख्या है। तो लिखेंगे चूँकि d का जो मान है वो 0 से भी छोटा है, ऋण संख्या है यानी ऋण 8 0 से भी छोटा होता है। कारण क्यों, अगर नंबर लाइन लें हम 0 करें, राइट में 0 के 1 2 3 धनात्मक संख्याएं लिखो, लेफ्ट में लिख लीजिए ऋणात्मक संख्याएं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना आप दाहिनी ओर जाएंगे संख्याएं उतनी बड़ी होती जाएंगी और बाएं ओर जाएंगे संख्याएं क्या होंगी छोटी होंगी। तो 0 के बाएं ओर ना 8 पड़ेगा, ऋण 8 पड़ेगा, तो 0 के बाएं ओर पड़ने की वजह से इसका वैल्यू छोटा होता है। और यह यूँ जान लीजिए कि ऋणात्मक संख्याएँ 0 से भी छोटी होती हैं। तो लिखेंगे चूँकि d जो है 0 से छोटा है इसलिए अभीष्ट समीकरण के मूल, आप यहाँ द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं, के मूल असमान तथा अवास्तविक होंगे। आप अवास्तविक की जगह पे लिख सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अवास्तविक होंगे। तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन को आप हल कर लिए, समझ गए। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि मूलों की प्रवृत्ति क्वेश्चन में किसी भी प्रश्न में अगर मूलों की प्रवृत्ति पूछता है या विविधकर पूछता है तो दोनों ही कंडीशन में पहले आपको विविधकर ज्ञात करना होगा और विविधकर ज्ञात करने के बाद ये 3 कंडीशन देख लेने होंगे। अगर विविधकर 0 है तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे, अगर विविधकर 0 से बड़ा यानी धनात्मक संख्या है तो मूल 2 ही मूल प्राप्त होंगे और दोनों असमान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर विविधकर 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक संख्या है तो 2 मूल असमान प्राप्त होंगे लेकिन अवास्तविक भी होंगे, वास्तविक वो नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप की तरफ। दूसरे तरह का जो प्रश्न है वो आता है द्विघात समीकरण को हल करना। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमने आपको 2 विधियाँ बताई जो वीडियो के शुरू में ही बता दिया था हमने। यहाँ हम एक ऐसा प्रश्न लेंगे जो जटिल द्विघात समीकरण के रूप में होता है, दिखता नहीं है द्विघात है लेकिन होता वो द्विघात है। जैसे पिछले बार के बोर्ड एग्जाम में x - 1/x = 3, इस तरह का प्रश्न आया हुआ था जहाँ x 0 के बराबर नहीं है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ कहीं द्विघात नहीं है लेकिन ये द्विघात समीकरण की श्रेणी में आता है। पहले इसको द्विघात में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप ये जानते हैं कि भिन्न संख्याओं में अगर मान लीजिए हमने 3 ऋण 1/2 ले लिया और इसको हल करना है तो हम क्या करते हैं, इस संख्या से इस संख्या का गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी हो जाएगा 6
और ऋण को ऋण, फिर एक को एक लिख लेते हैं और पूरे का बटा कितना हो जाता है 2। यहाँ अब 2 केवल 1 का हर नहीं है, ये पूरी संख्या का हर हो गया है, 6 ऋण 1 का हर हो गया है। यही चीज़ हम यहाँ भी करते हैं, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू करते हैं। x से x का गुणा कर देंगे, x की घात 2 हो जाएगी, -1 या 1 और बाई होल बाई x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी x² - 1 बाई होल बाई x इज इक्वल टू 3। ये समीकरण इस तरह से परिवर्तित हो गया। अब ये पूरे का पूरे वो x जो है पूरे संख्या का हर है, तो हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये पूरे का बटा है, वहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, x² - 1 इज इक्वल टू x से 3 का गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, मतलब x इधर की तरफ जाएगा और गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इसको भी इधर ला लेंगे बाएं पक्ष में x² और इसको बीच में ला के रख लेंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, तो -3x और पहले से यहाँ -1 था तो -1 हमने लिख दिया और बराबर 0। इस सबको इधर लेके चले आए, इधर कुछ बचा नहीं तो 0 लिख देते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को आपको मैंने 2 विधियों से हल करना बताया है, तो आप इस समीकरण को हल करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसके 2 हल जो या 2 मूल जो होंगे उनके वैल्यू क्या होंगे, और इसके बाद जो हम अगले टाइप की तरफ चलेंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे तरह का जो प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है वो इबारती प्रश्नों पर आधारित होता है। पिछले बार के पेपर में 2022 के पेपर में इस तरह का एक प्रश्न आया था जो 6 नंबर का था, 6 अंक का था। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब 2 संख्याएं हैं उनका वर्ग किया जाए और उनका अंतर, मान लीजिए कि वो संख्या अगर x है, एक दूसरी संख्या y है, दोनों का वर्ग कर दिया जाए और ऋण किया जाए तो बराबर कितना, मतलब दोनों में से एक दूसरे को घटाया जाए तो 180 आ जाएगा, कुछ इस तरह से है। आगे है छोटी संख्या का वर्ग, उनमें से एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बताइए दोनों संख्याएँ क्या होंगी, दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम इसमें जो दूसरा तथ्य है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इस फैक्ट का प्रयोग करके, इस कथन का प्रयोग करके पहले हम दोनों ही संख्याओं को डिटरमाइन करेंगे, वो दोनों ही संख्याओं को हम पहले ज्ञात कर लेंगे चर रूप में उनके। तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी वाली संख्या का वर्ग किया जाए तो बड़ी संख्या का 8 गुने के बराबर होता है। बड़ी संख्या जो भी हो वो उसके 8 गुने के बराबर होता है, तो छोटी संख्या होगी तब तो उसका वर्ग करेंगे। तो छोटी संख्या क्या मान लें हम ये देखेंगे, मान लेंगे माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। सरलता के लिए हम 2 चर ले लेंगे, फिर बाद में जाके एक चर को दूसरे चर में कन्वर्ट कर देंगे। तो माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। अब शर्त यदि हम पढ़ें तो लिखेंगे तब शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या है, पहले एक तरफ बड़ी संख्या लिख लेते हैं, एक तरफ छोटी संख्या लिख लेते हैं। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग कर दिया जाए और बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया जाए तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y का वर्ग 8x के बराबर है, ठीक है। और अगर प्रश्न का एक और जो शर्त है उसको लें हम कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, अगर हम ऐसा करें तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या का भी वर्ग और छोटी संख्या का भी वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, उनका अंतर कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब यहाँ हम जो देखते हैं, यहाँ हमें द्विघात समीकरण तो प्राप्त हो रहा है लेकिन 2 चर वाला द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है, और यहाँ हम 1 चर वाले द्विघात समीकरण की कल्पना कर रहे हैं या 1 चर वाले द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इसमें किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम यहाँ देखते हैं कि y
पर 2 घात बराबर 8x, यानी y पर 2 घात को हम 8x भी लिख सकते हैं। तो आप इसको समीकरण 1 ले लीजिए और इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से एक्स स्क्वायर लिखिए, ऋण लिखिए, और वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x, यहाँ 8x ले लीजिए और बराबर यहाँ 180 लिख लीजिए। मतलब कुछ नहीं किया हमने इसमें, वाई स्क्वायर का जो मान है 8x हमने समीकरण 2 में उसके जगह पे वो रख लिया, बस इतना ही किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। बाकी जैसे का तैसे ये दो समीकरण के वो समीकरण 2 के ही बराबर है। अब आगे इसको हल करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ऋण 180 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को यहाँ हमें मिल गया एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को या तो हम श्रेणीधाराचार्य के नियम से हल कर लेंगे, श्रेणीधाराचार्य के सूत्र से, या फिर गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो दोनों ही विधियाँ श्रेष्ठकर हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ -8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। बीच वाले पद को तोड़ेंगे 2 भागों में, इसके लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं 18 गुणे 10, 18 दहा में 180, तो 180 हो गया इसका गुणनखंड। ऐसा इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि 18 में से 10 घटाएंगे तो फिर 8 भी आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ऋण 18 लिख देंगे 18x और धन 10x लिख देंगे, ताकि इसमें से ये घटाएं, माइनस वाला बड़ा है इसलिए यहाँ क्या आ जाए माइनस आ जाए, और माइनस 180 बराबर 0। अब ये 4 पद हो गए, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18, यहाँ प्लस है तो प्लस, इन दोनों में से 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 और इज इक्वल टू 0। अब ये 2 पदों में बदल गया, x माइनस 18 दोनों ही पदों में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो x माइनस 18 एक जगह लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ जो बचता है, इस पद में x बचता है x लिख लेंगे, इस पद में प्लस 10 बचता है 10 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके 2 हल प्राप्त होंगे। अगर इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो इतना बराबर 0 होगा, लिखेंगे x ऋण 18 बराबर 0, या x बराबर 18 हो जाएगा। इधर इसको पक्षांतर करेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 0 में 18 जुटेगा 18 ही होगा। अथवा दूसरा, अगर इसको इधर पक्षांतर करें तो x धन 10 बराबर 0 होगा। इसको हल करें तो x बराबर ऋण 10 होगा, क्योंकि इधर धन में, इधर जाएगा तो ऋण में होगा। इधर तो 0 है पहले से, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 मान निकल गया। तो यहाँ हमें द्विघात समीकरण जो प्राप्त हुआ, x पर 2 घात ऋण 8x ऋण 180 बराबर 0, इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हमें x का मान 18 प्राप्त हुआ और दूसरा मान ऋण 10 प्राप्त हुआ। ऋण 10 को हम लिख देंगे अग्राह्य, और जो धन वाला मान है उसको लेकर के हम उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो x देखेंगे कि हमने किसको माना था, कौन सी संख्या को माना था, तो माना बड़ी संख्या x है, और x का मान हम यहाँ कितना ज्ञात कर चुके हैं 18, अतः हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 18। अब हम छोटी संख्या को प्राप्त करेंगे। छोटी संख्या का मान y है। अब देखेंगे कि y का x से क्या रिलेशन है, तो लिखेंगे चूँकि y पर 2 घात बराबर 8x, 8 गुणे x का मान हमने 18 निकाल लिया हुआ है। 18 से 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 144, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो 144 है, क्योंकि छोटी संख्या हमने माना है y, तो y का मान 144, y के वर्ग का मान 144 आता है। इसलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो y स्क्वायर y में बदल जाएगा और 144 का मान हो जाएगा 12। तो छोटी संख्या का मान कितना आ गया 12। लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 18 है, 18 तथा छोटी संख्या 12 है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमने ये तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया हुआ है, द्विघात समीकरण। अगर आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके हमें अवगत कराएं। हम कुछ और भी क्वेश्चंस इनमें इंक्लूड कर लेंगे ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर की तैयारी करते रहिए ताकि हम अगले वीडियो जब आपके लिए डालें तो आप उन वीडियो की भी तैयारी कर सकें, उन वीडियो से अपने क्वेश्चंस देख सकें, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।